बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दो अहम इश्यूज़ पर बात करेंगे। एक तो वेरी ब्रीफली जो इमरान खान के रेजिडेंस में उनके घर पे ज़मान पाक में कहा जा रहा है कि 20 या 40 दहशतगर्द हैं। पंजाब की गवर्नमेंट, पंजाब पुलिस, पंजाब के इंफॉर्मेशन जो हैं मिनिस्टर केयर टेकर, वो बार बार ये कह रहे हैं कि जी ये 24 घंटे का इनको दिया हुआ अल्टीमेटम और इनको वो लोग जो हैं वो हम तक पहुंचा देने चाहिए। दे शुड सरेंडर दीज पीपल। कल रात को हमने देखा कि कुछ चैनल्स गए, कुछ रिपोर्टर्स गए, कुछ वीलॉगर्स गए, उन्होंने जाके अंदर वीलॉग बनाए और जगह जगह दिखाया कि वहाँ उन्होंने कहा जी हम पूरे इमरान खान के रेजिडेंस में फिरे, हमें कोई ऐसे दहशतगर्द नज़र नहीं आए 20 या 40। लेकिन आज हम देख रहे थे कि एंटी राइट पुलिस के जो एसपी हैं वो कुछ ही देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, प्रेस टॉक। उसमें उन्होंने कहा जी हमें 8 ऐसे लोग मिले जो यहाँ से निकले थे और जो दहशतगर्द थे और यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। अब ये सब ज़ुबानी कलामी बात है कि मिले और देखे, और अब वो कह रहे हैं कि हम उनसे स्टेटमेंट्स लेंगे। अब ये ज़ाहिर है इन दिस वेरी हीटेड एनवायरनमेंट ये तो पूछना पड़ेगा जी आपने कब पकड़ा है, किसने देखा आपको पकड़ते हुए, कौन लोग हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये ज़ाहिर है उन्होंने जो कहा तो सुना सबने और अहम बात उन्होंने कही, लेकिन इस अहम बात की तस्दीक भी होनी पड़ेगी एंड यकीनी तौर पे इस पर सवाल भी उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा जी जो लोग हमने पकड़े उनकी स्टेटमेंट्स होंगी, फिर हम आपको बताएंगे। अब ऐसे माहौल में ये बड़ा ज़रूरी है कि जो स्टेटमेंट्स ली जाएँ पता चले कि ये एक साफ शफाफ ऑब्जेक्टिव तरीके से ली गई हैं, प्रोफेशनल तरीके से, क्योंकि दिस इज़ अ बैटल जोन राइट नाउ जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान में। तो बहरहाल अब आगे अगला क्या स्टेप होता है कि इमरान खान के घर पे कोई ऑपरेशन होता है जो कहा जा रहा है कि जी हम निकालेंगे दहशतगर्द, कहाँ से आएंगे, क्या होगा। तो ये बड़ा एक सवाल है और एक बड़ा इशू है जिस पर नज़र आएगी हमारी। दूसरा जो मामला है नाजरीन वो दोस्तों वो है आर्मी एक्ट के हवाले से। आर्मी एक्ट का हमने जो मुताला किया और जो हमने लोगों से बात की, और आपसे हमने पहले भी कहा है कि आई हैव अ नेफ्यू इज़ माई टीचर इन लॉ, तो वो उनसे भी हमें पता चला। तो ये उनका कहना ये था, और जब हमने देखा ख़ुद मुताला किया तो बात दुरुस्त है कि अगर आप आर्मी एक्ट 1957 आर्मी एक्ट को पढ़ें विद द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, इफ़ यू रीड द आर्मी एक्ट इन कॉन्सोनेंस along with the official secrets act, तो उसमें एक तो आर्मी एक्ट जो है वो बड़ी क्लियरली उसमें लिखा है कि वो सिविलियंस को भी अपनी परव्यू में लेता है इन सर्टन सर्कमस्टांसेस। तो ये क्लियर है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में बड़ी क्लियरली लिखा है कि अगर कोई प्रोहिबिटेड प्लेस में परमिशन के बगैर जाए, फौज से रिलेटेड प्रोहिबिटेड जगह में परमिशन के बगैर जाए और जो आर्मी की आर्म फोर्सेस की वर्किंग को डिसरप्ट करे, मिलिट्री ऑफिसर्स के ऑफिस हो सकते हैं और जगह हो सकती हैं, और फिर उसी ज़ुमरे में जो कोर कमांडर्स का रेजिडेंस आता है, एंटरिंग इट विदाउट परमिशन, ये जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है उसमें ये इंक्लूड होता है। ये जो गोइंग इनटू नॉट ओनली इनटू द कोर कमांडर्स रेजिडेंस, लेकिन जो बाकी आपने देखा मियाँ वाली में वो एयरबेस के बाहर जो जहाज़ जलाया, फिर और जो जगह थी जो कि फ़ौज से रिलेटेड, आर्म फोर्सेस से रिलेटेड, चाहे उसके उनके ऐसी जगहें हों जहाँ उन्होंने लगाए हों हिस्टोरिकल इवेंट से रिलेटेड, या जैसे चागी का और कर्नल शेर खान की जो उनका मुजस्मा लगाया हुआ, और रेजिडेंस का ख़ास तौर पे फिर जो आईएसआई का दफ्तर जलाया गया, तो उसमें वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में वो लोग शामिल होते हैं, यानी जो उसमें इन्वॉल्व्ड थे डायरेक्टली उस एक्ट ऑफ कमीशन में, यानी कि जो क्राइम कमिट करें कि जलाएं और ये, और दूसरा एंटर करें विदाउट परमिशन, और तीसरा कि एडर्स और अबेटर्स भी उसमें होंगे, यानी कि जो जगह पे मौजूद हैं या जिन्होंने प्लान किया, जिन्होंने इंस्टिगेट किया, तो वो सब इस लॉ के तहत ट्राई हो सकते हैं। याद रहे कि ये जो लॉज हैं दे आर इन पाकिस्तान
in the books basically. اور یہ پارلیمنٹ نے پاس کیے ہوئے لاز، یہ ایسے لاز ہیں جو سب کے سامنے ہیں، یہ نہیں کہ ان کو کسی نے چیلنج کیا ہو. تو لاز ہیومن رائٹس کے حوالے سے اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، لیکن ایز دا لاز اسٹینڈ اس میں یہ لوگ جو انوالوڈ ہیں وہ ٹرائی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ انڈر دی آرمی ایکٹ. اب ہم یہ نہیں کہہ رہے، پی ٹی آئی کے اپنے مین لائر اس میں جو ہیں، جو فارمر چیئرمین بھی ہیں ہیومن رائٹس لا کی کمیٹی جو تھی سینٹ کی، اس کے، اینڈ ہم بات کریں سینیٹر علی ظفر، انہوں نے سیڈ اٹ آن ریکارڈ کہ یہ ہو سکتے ہیں لوگ ٹرائی، لیکن ہونا نہیں چاہیے. اچھا، تو ایک تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ پرویو میں آتے ہیں اس لا کے. نمبر 2 یہ کہ، اور جیسے اٹس ناٹ اے لا دیٹ کوئی آپ کے الیکٹڈ پارلیمنٹیرینز ہیں کہا جی یہ صحیح نہیں ہے، اس کو ہٹائیں، اس کو نہیں، ناٹ ایٹ آل. تو ایک تو اس حوالے سے ہی آتے ہیں، لیکن دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بیسکلی جو بھی آپ جس بھی لا کے تحت آپ سویلینس کو ٹرائی کریں، تو جو پرنسپلز آف نیچرل جسٹس ہیں ان کو ان کی پاسداری ہونی چاہیے، یعنی ان کا رائٹ آف اپیل ہونا چاہیے، اور ان کو ایویڈنس دینے کا موقع، اپنے ڈیفینس دینے کا موقع، جو تگڑا ایک ڈیفینس اور اپیل کا موقع ملنا چاہیے. جو کورٹ مارشل ہوتا ہے، اس کورٹ مارشل میں یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ کورٹ مارشل میں ایک لیفٹنٹ کرنل ہوتے ہیں، وہ کورٹ کے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، پھر ایک جیگ برانچ سے ہوتے ہیں آرمی کی، جس کا تعلق لیگل میٹر سے ہوتا ہے، جیگ برانچ، اور ایک اور ہوتے ہیں صاحب. تو 3 لوگوں کا یہ بنتا ہے پینل، جس کے پریزیڈنٹ ہوتا ہے لیفٹنٹ کرنل. اور لیفٹنٹ کرنل یہ نہیں کہ کوئی لا سے ان کا بڑا تعلق ہو، وہ ایک اس کے بعد یعنی ہی از ناٹ ویل ورسڈ ان لا، وہ سمری اپنی ایویڈنس لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں دس از دی ایویڈنس. پھر ڈیفینس کا اور پھر پروسیکیوشن سے ریلیٹڈ جو وٹنسز ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، وہ پھر اس کو جو ملزم ہوتا ہے اس کو کرتے ہیں، اکیوز کو کراس ایگزامن کرتے ہیں، اور پھر اکیوز کو سپوزلی ملتی ہے اپرچونٹی ٹو ڈیفینڈ. لیکن وہ جو ڈیفینس ہوتا ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آرمی کے اندر سے کوئی آفیسر دے دیا جاتا ہے ٹو بی دا ڈیفینڈنٹ، اینڈ ڈیفینس ہو فار دا پرسن ڈیفینڈنگ ہم سیلف. دوسرا یہ کہ لائرز کو بھی اجازت ملتی ہے، لیکن ہم نے جو لائرز کو سنا ہے پبلکلی بھی کہتے ہوئے، ان لائرز کو جو کہ رہے ہیں اس طرح کے کورٹ مارشل کیسز میں ریپریزنٹنگ سویلینس، وہ کہتے ہیں کہ، یا ریپریزنٹنگ دا ڈیفینڈنٹس، وہ کہتے ہیں جی یہ جو ڈیفینس کا معاملہ ہے ایز فار ایز سویلینس آر کنسرن، یہ کوئی اتنا تھرر نہیں ہوتا، آپ کو موقع نہیں اتنا ملتا جو ملنا چاہیے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جو آن دا بکس ایٹ لیسٹ ملٹیپل ہوتے ہیں ایکٹس آف ریویژن، یعنی کہ اپیلز ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے ان دا کورٹ اٹ سیلف، کورٹ مارشل میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بریگیڈیئر کے پاس آپ کی اپیل جا سکتی ہے آفٹر دا ڈیسیجن از میڈ. اس کے بعد پھر آرمی چیف کے پاس جاتی ہے وہ مرسی اپیل یا جو بھی، اینڈ دین یو گو ان ٹو ریٹس. لاہور ہائی کورٹ میں جا سکتی ہے ریٹ، اور سپریم کورٹ میں. تو یہ نیچرل جسٹس کے حوالے سے پروسیس میں ٹرانسپیرنسی اتنی نہیں ہے، ڈیو پروسیس نہیں ملتا. بٹ پھر یہ جیسے ہم نے آپ سے کہا کہ اپیل کا رائٹ ہوتا ہے. تو یہ جو ہے یہ معاملات ہیں. اچھا، اب اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو آرمی ایکٹ ہے اس میں جو وائلیٹ، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آرمی ایکٹ اٹ سیلف، اور جو سویلینس کو ٹرائی کرتے ہیں کہ ان اینڈ آف اٹ سیلف یہ لا بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو طریقہ ہے انکوائری کا اور ٹرائل کا، یہ کلیئرلی کہا جا سکتا ہے کہ جو پروویژن ہے وہ ہے انکنسسٹنٹ ود جو 10A ہے، آرٹیکل 10A، جس میں کہ فیئر آپ کو ٹرائل کا جو حق ہے اور وہ ڈیو پروسیس کا حق ہے وہ وائلیٹ ہوتی ہے، یعنی کہ ان دی آرمی ایکٹ.
So you can strike down that law and can question it on the basis of violating the constitution and the fundamental rights of the accused. So therefore ये भी important aspect है कि while ये allow करता है कि आप civilian को try करें, लेकिन यकीनी तौर पे 10A जो है उसके अगेंस्ट अगर आप इसको टेस्ट करें तो कोर्ट मार्शल ऑब्वियसली अंडरमाइन करता है उस राइट को जो एक आम शहरी का है, राइट टू डिफेंस एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ जस्टिस. अच्छा, फिर एक तीसरा जो पॉइंट यहाँ अहम है वो ये है कि जो सवाल है कि डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी, देखिए ये जो कहा जा रहा है कि जी जो आर्मी एक्ट है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जब कोर्ट मार्शल होता है तो वो बड़ा एक और ये लेट मी जस्ट से दिस कि इट्स अ काइंड ऑफ नैरो अप्रोच. नैरो अप्रोच क्या है कि आपके पास समरी एविडेंस है, आप कहें जी ये नसीम ज़हरा हैं, ये इन्वॉल्व थी, ये मौजूद थी, ये जी मेरे पास एविडेंस है, अब इनको इसके मुताबिक सज़ा दी जाए. मुख्तलिफ सज़ाएँ 2 साल हैं, 2 साल से ज़्यादा है, कम है, एंड सो ऑन सो फोर्थ डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द क्राइम. तो एक तो ये कि ये नैरो है जो तरीक़ाकार, एक नैरो एंगल से आप इसको देख रहे हैं, जो आपका लेंस है दैट्स अ नैरो लेंस. और ये हम क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक जो अगर ब्रॉड लेंस है, जो क्राइम कमिट हुआ है वो अपनी जगह है, और उस पर अगेन आई रिपीट कि जिसने क्राइम कमिट किया है, जिसने अबेट किया और है, उसका एविडेंस है, क्लियर कट है, तो चलें आप इसके तहत ट्राई करें और सज़ा दें, और प्रोसेस ड्यू नहीं है तो देन यू गोइंग टू अपील्स एट्सेट्रा. लेकिन इन एडिशन टू ऑल ऑफ दैट ये सवाल छोटा सवाल नहीं है कि आखिरकार क्यों पत्ता भी नहीं हिला जब ये लोग गए, क्यों इनको रोका नहीं गया, और हम क्यों कर रहे हैं. ये बिल्कुल एब्सोल्युटली एक्सेलेंट डिसीजन, वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन कि जी किसी सूरत भी गोलियां नहीं चलाई जाएंगी सिविलियंस पे. एक्सेलेंट. ये जो 1977 में 3 ब्रिगेडियर्स थे वो रिफ्यूज़, जब भुट्टो साहब थे वहाँ, उनके ख़िलाफ़ जब PNA की मूवमेंट थी, नहीं जी हम नहीं, वी विल नॉट शूट एट सिविलियंस. एक्सेलेंट. और अभी भी अच्छी बात है कि रिस्ट्रेंट था, लेकिन ये तो सवाल उठेगा कि रिस्ट्रेंट अपनी जगह था, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जी हमारे पास सब खबर थी कि ये प्लानिंग हो रही है, ये कर रहे हैं, और ये कि 3 दिन पहले से पता था. फिर ये भी कि जी इतने बजे वहाँ ज़मान पार्क से निकल रहे हैं, इतने बजे लिबर्टी से निकल रहे हैं. और आपको मालूम है कि इंटेलिजेंस का काम होता है कि इन्फिल्ट्रेशन, आप इन्फिल्ट्रेट करते हैं जो क्राउड जो आपको लगे कि आपके एडवर्सरीज़ हैं. इन दिस केस ऑब्वियसली PTI के जो क्राउड्स थे, और पता था सबको क्या किस मूड में है, तो यकीनी तौर पे इंटेलिजेंस मस्ट बी एट वर्क ऑन द डे इटसेल्फ. हम बात करें, आपने तो ये भी कहा कि जी पहले से हमें पता था, हमारे पास एविडेंस है कि प्लानिंग हो रही थी. तो जब आपके पास ये एविडेंस है, प्लानिंग हो रही थी, जब आपको नज़र आ रहा है कि लोग जा रहे थे, तो आपने तो कंटेनर्स भी नहीं रखे जो कि यकदम रख दिए जाते हैं, ना कहीं कंटेनर्स, ना कोई ब्लॉकेड्स, ना आपने वाटर कैनन इस्तेमाल किए, ना आपने टीयर गैस इस्तेमाल की, और उसके साथ साथ ये इलेक्ट्रिक शॉक्स, वो माइनर इलेक्ट्रिक शॉक्स देने के लिए टेज़र गन उसको कहते हैं, यानी बहुत सी चीज़ें, पेपर स्प्रे है, कुछ भी नहीं, यानी कुछ भी नहीं किया. यू लेट गिव पीपल अ वॉक ओवर बेसिकली. तो ये इस पर कौन पूछेगा? इस पर भी पूछना पड़ेगा, इस पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए, ये सवाल उठना चाहिए, बहुत अहम सवाल है. और एक ऑब्जेक्टिव नॉन पार्टिजन कोई इंक्वायरी होनी चाहिए कि जी क्यों नहीं कुछ मूव भी हुआ. ये नहीं एक्सेप्टेबल कि आप कहें जी इसीलिए क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि तसादम हो. वो बहुत अच्छी बात है, आई रिपीट, लेकिन इतने देयर वर अदर ऑप्शंस इफ़ यू आर सेइंग यू न्यू. और वैसे भी जब 300, 500, 600 का क्राउड आ रहा है तो मूवमेंट से, हम कैंट में रहते हैं, आई गो एंड स्टे देयर इन द कैंट, हमें मालूम है कि आप जब मूव करते हैं देयर इज़ प्रेजेंस. तो सबको ही हटा लिया था,
गेट से भी हटा लिया था, सड़क से भी हटा लिया था, गिरजा चौक से भी हटा लिया था। यानी ये दिस नीड्स आंसर, ये इम्पोर्टेंट इंक्वायरी है। जो व्हाट हैपेंड ऑन दैट ब्लैक डे वो अपनी जगह है, और जितनी मजम्मत करें और ठीक है उसकी इंक्वायरी, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और फाइनली जब पीटीआई की, एक तो ये पहले कहा इमरान खान साहब ने, ये नहीं जी इंटेलिजेंस के लोग हैं ये वो, ये बिल्कुल, और ये हमारे तो लोग थे ही नहीं, ये गलत बात है। ये गलत बात है कहना कि हमारे लोग नहीं थे, क्योंकि लोग थे, पीटीआई के भी लोग थे, जो लोग गए हैं वहाँ, मालूम है सबको के गए हैं, कम गए हैं, जितने भी गए हैं, कांट पुट अ नंबर टू इट। लेकिन अगर इमरान खान साहब और पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जी और भी लोग थे, हमारे पास एविडेंस है टू प्रूव के और भी लोग थे, तो उस पर एक जो कमीशन, इंक्वायरी कमीशन एक्ट है पाकिस्तान का, उसके तहत भी यकीनी तौर पे एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि इन लोगों को मौका मिले, जो इनके पास एविडेंस है वो दें, लेट्स हियर व्हाट दे आर सेइंग। तो ये चार एक इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू द क्वेश्चन के मई 9 पे आर्मी एक्ट, OCA एक्ट, OSA ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, और उसके साथ साथ ये जो 3 और मामलात हैं इनको भी एड्रेस करने की सख्त ज़रूरत है। हमारी तरफ से इतना है। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।